तो चलिए एक एक सीन सोचते हैं। एक शाही शादी है, पूरी तैयारी हो चुकी है, जश्न का माहौल है, और ठीक शादी से एक रात पहले दुल्हन फिर से गायब हो जाती है। फिर से, ये शब्द बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम चंद्रकांता संतति के दूसरे खंड की दुनिया में उतर रहे हैं, जहां एक शादी का जश्न अचानक एक रहस्यमयी तिलिस्म को तोड़ने की एक खतरनाक मुहिम में बदल जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी दूसरे खंड पर है। इसमें अपहरण है, नए किरदार हैं, अयारों की चालाकियों हैं, और एक ऐसे तिलिस्म का जिक्र है जो और भी बड़े रहस्यों के दरवाजे खोलता है। हाँ। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अपहरण की कहानी नहीं है। जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि इसके पीछे का मकसद वो बहुत बड़ा है। मतलब तिलिस्म महरूक को तोड़ना ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, बल्कि एक भव्य जादुई साजिश की पहली कड़ी है। अच्छा, तो ये हमें कहानी के मुख्य संघर्ष के बारे में बताता है ना, कि दांव पर क्या लगा है। बिल्कुल, दांव सिर्फ एक राजकुमारी को बचाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है इंद्रजीत और लाडली की शादी के खुशनुमा माहौल से। पहले हिस्से की सारी मुश्किलों के बाद ऐसा लगता है कि चलो आखिरकार सब कुछ ठीक होने वाला है। हाँ, एक तरह से पाठक भी राहत की सांस ले रहा होता है। लेकिन मुझे हमेशा ऐसी कहानियों में शांति के माहौल से थोड़ा डर लगता है। और आपका डर सही है। लेखक देवकीनंदन खत्री अक्सर पाठक को आराम की स्थिति में लाके फिर सबसे बड़ा झटका देते हैं। ये उनकी एक बहुत असरदार तकनीक है। हाँ, यहाँ भी वही होता है। सब कुछ सही चल रहा है और तभी बूम, लाडली शादी से ठीक पहले फिर गायब हो जाती है। और यहाँ फिर शब्द पर जोर देना जरूरी है। ये पहली बार तो है नहीं कि वो मुसीबत में पड़ी है। नहीं है। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। बद्रीनाथ जो इस बार का अपहरण करता है वो इतना शक्तिशाली है, उसके पास तिलिस्म की जानकारी है, फिर उसे बार बार एक ही राजकुमारी के अपहरण की जरूरत क्यों पड़ रही है? यस, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इस पूरे खंड का सार है। बद्रीनाथ का लक्ष्य, जैसा मैंने कहा, सिर्फ फिरौती या बदला नहीं है। तो क्या है? उसका असली मकसद है तिलिस्म महरूक को तोड़ना। और इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए उसे किसी मंत्र या किसी जादुई चीज की नहीं, बल्कि एक जीवित इंसान की जरूरत है। एक जीवित इंसान? चाबी के तौर पर। बिल्कुल, चाबी के तौर पर। कहानी में यह साफ हो जाता है कि इस तिलिस्म की चाबी कोई वस्तु नहीं, बल्कि शाही जोड़ा है। शाही जोड़ा? जिसका मतलब है वीरेंद्र सिंह के खानदान की बहू बेटी। ओ, ये जानकारी अचानक लाडली के किरदार को एक नए स्तर पर ले जाती है। वो सिर्फ एक राजकुमारी या प्रेमिका नहीं है। वो एक जिंदा चाबी है। एक प्राचीन जादुई पहेली को सुलझाने की चाबी। ठीक यही। अब ये मिशन सिर्फ एक लड़की को बचाने का नहीं, बल्कि एक पूरे रहस्य को खोलने की दौड़ बन जाता है। वाह, तो अब दांव पर सिर्फ एक शादी या एक इंसान की जान नहीं है, बल्कि एक पूरे तिलिस्म का भविष्य टिका है। जी। और इसी मोड़ पर, जैसा कि होता है, कहानी में कुछ नए चेहरे भी आते हैं। हमें राजा वीरेंद्र सिंह के तीसरे बेटे कुंवर देवी सिंह से मिलवाया जाता है, पर असली दिलचस्प किरदार तो राजकुमारी इंद्रायणी लगती है। हाँ, इंद्राणी वो कहानी में पंडित बद्रीनाथ की शागिर्दा बनकर आती है, एक खलनायिका के तौर पर। पहली नजर में तो वो एक आम खलनायिका लगती है, जो लालच या सत्ता के लिए गलत रास्ते पर है। लेकिन उसके किरदार की खूबी ये है कि वो वैसी रहती नहीं है। कहानी में लिखा है कि बाद में पछताकर अच्छी हो जाती है। ये थोड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके पीछे का विचार मुझे लगता है काफी गहरा है। बहुत बहुत गहरा। इंद्रायणी का बदलना सिर्फ एक किरदार का बदलना नहीं है, ये उस दौर के धर्म की अवधारणा को दिखाता है, जहां पश्चाताप को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। अच्छा, लेखक शायद ये संदेश दे रहे हैं कि किसी की पहचान उसके कर्मों से तय होती है, जन्म या उसकी पिछली गलतियों से नहीं। उसका किरदार कहानी में एक नैतिक आयाम जोड़ता है कि क्या बुरे से बुरे इंसान को भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो उसकी वफादारी भी एक तरह का छद्मवेश ही है ना? बस ये मानसिक है, शारीरिक नहीं। वो बाहर से बद्रीनाथ के साथ है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बदलाव चल रहा है। क्या बेहतरीन कनेक्शन बनाया है। बिल्कुल, उसका पूरा सफर एक आंतरिक छद्मवेश है। वो खलनायिका के वेश में है, लेकिन अंदर की नायिका बाहर आने का रास्ता खोज रही है। और ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि उसके पश्चाताप के पीछे वजह क्या थी। सही सवाल है। क्या उसे बद्रीनाथ के असली, शायद और भी भयानक इरादों का पता चल गया था?
या उसके मन में आनंद सिंह के लिए कोई भावना जागी थी? ये कहानी में एक मानवीय जटिलता लाता है। एक तरफ तो ये सब चल रहा है, गंभीर जादुई साजिश और नैतिक दुविधा, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि लेखक ने इसी तनाव के बीच में एक बहुत ही हल्का फुल्का, मतलब लगभग कॉमेडी जैसा अध्याय भी डाला है। हाँ, जहां सारा ध्यान इन अय्यारों पर चला जाता है। हाँ, और वो अध्याय सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो इस दुनिया की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। कहानी में एक पूरा हिस्सा अय्यारों के छद्मवेश के खेल को समर्पित है। कोई राजा बना घूम रहा है, कोई फकीर, कोई नाचने वाली। जी, ये एक दिमागी शतरंज का खेल है जहां हर कोई दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन क्या इससे कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी नहीं हो जाती? मतलब एक पाठक जो मुख्य कहानी के रहस्य में डूबा हुआ है, क्या वो भेस बदलने के इस लंबे खेल से ऊब नहीं सकता? ये एक जायज चिंता है, कुछ लोगों को ऐसा लग भी सकता है। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये अध्याय चंद्रकांता की दुनिया के नियम स्थापित करता है। नियम कैसे? यह हमें बताता है कि इस दुनिया में लड़ाई सिर्फ तलवारों और ताकत से नहीं लड़ी जाती। यहाँ लड़ाई बुद्धि, भ्रम और भेस बदलने की कला से भी होती है। ये अय्यारी सिर्फ भेस बदलना नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस दौर की जासूसी का एक काल्पनिक, कह सकते हैं चरम रूप है। इसमें मनोविज्ञान है, अभिनय है और थोड़ी बहुत औषधि विद्या भी शामिल है। मतलब अय्यार सिर्फ जासूस नहीं, बल्कि कलाकार और मनोवैज्ञानिक भी हैं। ठीक यही बात। वे जानते हैं कि किसी का भरोसा कैसे जीतना है, किसी को कैसे भ्रमित करना है और जानकारी कैसे निकालनी है। यह अध्याय पाठक को भी प्रशिक्षित करता है। अच्छा। हाँ, इसके बाद पाठक हर किरदार पर शक करना सीख जाता है। वो समझ जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तो ये धीमा लग सकता है, लेकिन ये कहानी के अनुभव को और गहरा बनाता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो पाठक को भी एक तरह से अय्यार बनाया जा रहा है ताकि वो कहानी की परतों को समझ सके। चलिए, तो इस सब नाटक, चतुराई और छद्मवेश के खेल का नतीजा क्या निकलता है? क्या वे लाडली को बचा पाते हैं? हाँ, इस दिमागी और शारीरिक संघर्ष के बाद अंत में नायक सफल होते हैं और उनकी जीत का इनाम भी उतना ही भव्य है। तिलिस्मे मेहरुख का पहला हिस्सा टूट जाता है। और उसके टूटने पर जो होता है वो तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। एक सोने का महल बाहर आता है। ये तो किसी सपने जैसा लगता है। महीनों की भागदौड़, खतरा और अनिश्चितता के बाद इनाम के तौर पर एक पूरा सोने का महल। ये दृश्य भव्यता और जादू का प्रतीक है। ये दिखाता है कि तिलिस्म सिर्फ एक खतरनाक भूल-भुलैया नहीं था, बल्कि उसके अंदर अद्भुत खजाने भी छिपे थे। और किरदारों को भी एक तरह का सुकून मिलता होगा। हाँ, लाडली को छुड़ा लिया जाता है और जैसा हमने पहले बात की, इंद्राणी पूरी तरह सुधर जाती है और उसकी शादी आनंद सिंह से तय हो जाती है। तो एक तरह से दो शादियों की तैयारी शुरू हो जाती है। सब कुछ एक सुखद अंत की ओर बढ़ता हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि कहानी का ये खंड यहाँ खत्म हो जाएगा। और ठीक इसी पल, जब पाठक और किरदार दोनों ही राहत की सांस लेते हैं, लेखक कहानी का सबसे बड़ा मोड़ लाते हैं। बद्रीनाथ, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, वो फिर से भाग जाता है। उसका भाग जाना ही अपने आप में एक बुरी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। और वो सिर्फ भागता नहीं है, वो जाते जाते एक ऐसी घोषणा करता है जो पूरी जीत पर सवालिया निशान लगा देती है। वो कहता है, अब असली तिलिस्म बाकी है, तिलिस्मे फिरदौस। ओह, ये एक वाक्य एक ही झटके में सारी जीत को अधूरा बना देता है। ये उस सोने के महल की चमक को भी फीका कर देता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने एक बड़ी पहेली सुलझा ली हो और तभी आपको पता चले कि वो तो एक और भी बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा थी। ठीक यही होता है। जो जीत लग रही थी वो शायद सिर्फ एक पड़ाव था। बिल्कुल। ये घोषणा पूरी कहानी के परिप्रेक्ष्य को बदल देती है। पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या तिलिस्मे मेहरुख सिर्फ एक धोखा था, एक ध्यान भटकाने का तरीका, या वो वाकई असली ज्यादा बड़े तिलिस्म तक पहुंचने का पहला दरवाजा था? नायकों को लगता है कि उन्होंने जंग जीत ली, लेकिन पता चलता है कि वो तो बस एक छोटी सी लड़ाई थी। तो हम देखते हैं कि जिसे कहानी का अंत समझा जा रहा था, वो असल में एक और भी बड़े रहस्य की बस एक शुरुआत थी। हाँ, तिलिस्मे मेहरुख का टूटना एक पहेली का हल नहीं, बल्कि एक और बड़े दरवाजे की चाबी थी। बिल्कुल। ये कहानी कहने की एक बहुत ही प्रभावी शैली है, खासकर जब कहानी किश्तों में लिखी जा रही हो। ये पाठक को अगले खंड के लिए उत्सुक कर देती है। हाँ, जो जीत मिली है वो पूरी नहीं लगती, जो सुकून मिला है वो अस्थायी लगता है। एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक रोमांच इंतजार कर रहा है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये तिलिस्मे फिरदौस क्या है, इसका महरुख से क्या संबंध है।
क्या बद्रीनाथ का असली लक्ष्य हमेशा से यही था? एक तिलिस्म के अंदर दूसरा तिलिस्म, ये तो रहस्यों की परतें हैं जो एक के बाद एक खुलती जा रही हैं। और ये सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, ये नायकों के सामने एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी रखता है। उन्होंने इतनी मेहनत की, अपनी जान दांव पर लगाई, और अंत में पता चला कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। ये उनकी हिम्मत और दृढ़ता की असली परीक्षा होगी। सही बात है। और ये एक विचार छोड़ जाता है जिसके बारे में सोचा जा सकता है, धोखे और रहस्यों से भरी दुनिया में एक जीत कब सच में जीत होती है और कब वो बस एक बड़े माया जाल में अगला कदम होती है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे नायक सच में जीते हैं, या वो अनजाने में बद्रीनाथ के ही किसी बड़े खेल का हिस्सा बन गए? मतलब हो सकता है तिलिस्म मेहरू को तोड़वाना ही बद्रीनाथ की योजना का हिस्सा हो, ताकि वो फिरदौस तक पहुंच सके। इस संभावना के साथ कहानी का ये खंड समाप्त होता है और एक बड़े रहस्य का दरवाजा खुल जाता है।